तो कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पता नहीं कब से अस्पताल में है। आज जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और तो और बाहर से भी किसी की थोड़ी सी भी आवाज नहीं आ रही थी। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो पूरे अस्पताल में कोई भी नहीं था और सारी जगह पूरी तरह से तबाह बर्बाद पड़ी हुई थी, जैसे किसी चीज ने यहाँ पर हमला किया हो। रिक जब थोड़ा आगे गया तो उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी नजर आई जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से खाया हुआ था। ये देखकर रिक डर गया और वो जल्दी से भागकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर उसने देखा कि वहाँ तो सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं जो किसी कूड़े के ढेर के मानंद थीं। इसके बाद रिक अपने घर जाने के लिए निकल गया। वो आगे जाने के लिए एक साइकिल लेता है, लेकिन वहाँ उसकी नज़र एक ज़ॉम्बी पर पड़ी जिसका जिस्म कटा हुआ होने के बावजूद भी वो किसी को भी मारने की ताकत रखता था। रिक जल्दी से साइकिल लेकर अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके बहुत ज्यादा चेक करने के बावजूद भी उसे अपनी बीवी और अपना बच्चा नहीं मिलता। ये देखकर रिक अंदर से टूट गया और वो रोने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर उसके रुके रहने का कोई भी फायदा नहीं था। खैर, अब जब वो वहाँ से जा रहा था तो तभी एक लड़का पीछे से उस पर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब रिक की आंख खुली तो वो अपने आप को एक बेड पर बंधा हुआ पाता है और उसके पास एक मॉर्गन नाम का आदमी था। मॉर्गन उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि कहीं तुम्हारे जिस्म पर किसी काटने का या फिर खराश का निशान तो नहीं है। तब रिक कहता है कि ऐसा मेरे जिस्म पर कुछ भी नहीं है। ये जो चोट मेरी लगी हुई है ये तो मुझे एक एक्सीडेंट में लगी थी क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ। ये सुनकर मॉर्गन उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद मॉर्गन रिक को डिनर के लिए बुलाता है। रिक जब बाहर देखने के लिए जाता है तो मॉर्गन उसे ऐसा करने से मना करता है। रिक कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और तमाम लोग गए तो गए कहाँ। आज सुबह जब कई दिनों बाद मेरी आंख खुली तो पूरे अस्पताल और पूरे शहर का यही हाल था। तब मॉर्गन उसे बताता है कि पूरी दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो गई है और जितने भी बचे हुए लोग हैं वो किसी न किसी तरह इधर उधर रह रहे हैं। ये जो ज़ॉम्बियों की तरह दिखने वाले लोग हैं इन्हें वॉकर्स कहा जाता है और अगर इन्होंने एक बार किसी को काट लिया तो वो भी कुछ वक्त में वॉकर बन जाएगा। ये जो वॉकर्स हैं वो लाइट और आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और अगर हमें इन्हें मारना है तो हमें इनके सर पर अटैक करना होगा, वरना इनके जिस्म पर कुछ भी मार लो ये नहीं मरते। ये बातें सुनकर रिक हैरान था। खैर, अगले दिन रिक मॉर्गन से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बीवी और मेरा लड़का अभी भी जिंदा है क्योंकि घर में उनके जितने भी कपड़े थे वो वहाँ पर नहीं है और भी बहुत सामान है जो कि यहाँ पर होना चाहिए लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तब मॉर्गन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी अटलांटा के रेफ्यूजी सेंटर में हो सकती है। वहाँ पर बहुत से लोग रह रहे हैं और वहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें हैं। ये सुनकर अब रिक ये फैसला करता है कि वो अपनी बीवी को ढूंढने अटलांटा जाएगा। इसके बाद अगले दिन रिक अपनी वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन जाता है जहां से वो अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारी गन्स लेता है। रिक यहाँ पर मॉर्गन से भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्गन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है, उसे गन चलाना भी नहीं आती। जिस जगह अभी हम लोग हैं ये जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है। ये सुनकर रिक उसे एक वॉकी टॉकी देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे कांटेक्ट में रहना। रिक को वहां पर अपने साथ वाला एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। रिक उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अटलांटा की तरफ निकल गया। इधर घर पर आकर मॉर्गन अपनी बीवी की कुछ तस्वीरें देखता है। दरअसल मॉर्गन की बीवी भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। आज मॉर्गन ये फैसला करता है कि वो आज अपनी ज़ॉम्बी बनी बीवी को मारकर उसे इस जिंदगी से आजाद कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अपने हाथों से अपनी बीवी को मारना वो नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो कि रेडियो के जरिए किसी न किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और अब तभी एक सर्वाइवर ग्रुप से उसका कांटेक्ट भी हो जाता है। ये ग्रुप अटलांटा के बाहर एक जगह पर छिप कर रह रहा था और ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि वही ग्रुप है जिसमें रिक की बीवी लॉरी और उसका बेटा कार्ल रह रहे थे। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि दूसरी तरफ रिक है। अब इससे पहले कि ये कुछ जान पाते उससे पहले ही सिग्नल कट हो जाता है। लॉरी के साथ यहाँ पर उसका एक दोस्त और साबिक पुलिस ऑफिसर शेन होता है जो कि लॉरी को पसंद करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे रिश्ते में आ रहे होते हैं क्योंकि अब लॉरी को भी लग रहा था कि शायद रिक मर चुका है। इधर हम रिक को देखते हैं जिसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था, इसलिए वो फ्यूल लेने के लिए घर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जो जोड़ा था उसने अपने आप को शूट करके मार लिया था। रिक को वहाँ पर एक घोड़ा मिलता है, इसलिए रिक अपना आगे का सफर इसी घोड़े के साथ तय करना शुरू कर देता है। खैर, कुछ देर चलने के बाद जब वो अटलांटा पहुंचता है तो वो देखता है कि ये शहर तो पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शोर नहीं है। थोड़ा और अंदर जाने पर उसे वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी मिलते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है। अब तभी अचानक से ही उसे अपने ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ नजर आता है। रिक उसे देखकर उसका पीछा करने लगा। उसे लग रहा था कि शायद हेलीकॉप्टर उसे लोगों तक ले जाएगा,
लेकिन आगे चलते चलते उस रोड पर ज़ॉम्बियों का एक बहुत बड़ा झुंड नजर आता है। रिक उन्हें देखकर उनसे बचकर जल्दी से इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे कि उन्होंने रिक को चारों तरफ से घेर लिया। वो उसे घोड़े से नीचे गिरा देते हैं और उसकी सारी गन्स वहीं पर रह गईं। रिक जल्दी से एक टैंक के नीचे चला जाता है, लेकिन उसे खतरा तो वहां पर भी था। तब वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस टैंक के अंदर चला गया। उस टैंक के अंदर एक आर्मी ऑफिसर था जो कि मर चुका था। रिक उसकी गन ले लेता है, लेकिन तभी वो आर्मी ऑफिसर जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था, वो जाग जाता है। रिक ने जल्दी से हड़बड़ी में उसी गन से उसे शूट करके मार दिया। अब वो ऊपर जाकर सबसे पहले तो उस टैंक को ऊपर से बंद करता है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। उसके चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं जो उसे बाहर मारने के लिए बेताब हो रहे हैं। पर अब तभी टैंक में लगे रेडियो से रिक को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं बस तुमसे कुछ ही दूरी पर हूँ। ये तुम्हारे पास सही टाइम है, तुम मेरे पास आओ क्योंकि इस वक्त ज़ॉम्बी थोड़े बिजी हैं। ये सुनकर रिक बिल्कुल वैसा ही करते हुए टैंक से निकलकर ज़ॉम्बियों से लड़ता हुआ किसी तरह से उस लड़के के पास पहुंचता है। वो लड़का जल्दी से रिक को एक बिल्डिंग के ऊपर ले गया जहां पर उन तक ज़ॉम्बी नहीं आ सकते थे। यहाँ पर वो लड़का रिक को अपना नाम ग्लेन बताता है। इसके बाद ये लोग एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां एक स्टोर था। वहां पर इन्हें कुछ और लोग मिलते हैं जो कि ग्लेन के ही साथी हैं। ये लोग सप्लाई की तलाश में यहाँ आए थे। अब तभी इन सबको ऊपर से गोलियां चलने की आवाज आती है। जब इन्होंने ऊपर जाकर देखा तो मर्ल नाम का एक आदमी ज़ॉम्बियों को शूट करके मार रहा था। टी डॉग नाम का एक दूसरा आदमी उसे रोकने के लिए जाता है, क्योंकि ऐसा करने से फिजूल में ही गोलियां बर्बाद हो रही थीं। लेकिन मर्ल इनकी बात ना सुनकर उन्हें उल्टा ही मारने लगता है। तब रिक आगे जाकर मर्ल को मारकर उसे हथकड़ियों से एक पाइप के साथ बांध देता है। अब यहाँ पर मोराल्स नाम का एक आदमी रिक को बताता है कि अटलांटा में यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर कैंप नहीं है। जितने भी सर्वाइवर हैं बस वो इधर उधर ग्रुप बनाकर रह रहे हैं। खैर, अब वो सब लोग बेसमेंट के रास्ते से होकर यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन बेसमेंट के रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बी थे। ये लोग जितना भी बचकर चले जाएं, लेकिन ज़ॉम्बी इन्हें स्मेल कर ही लेंगे। अब तभी रिक को एक आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी को अंदर लाते हैं और फिर उसके बॉडी पार्ट्स और खून को ग्लेन और रिक अपने जिस्म पर लगा लेते हैं, ताकि ज़ॉम्बियों को इनकी स्मेल ना आए और उन्हें लगे कि ये भी उन्हीं की तरह हैं। और फिर ये लोग बाहर से कोई गाड़ी लेकर सबको उसमें बिठाकर यहाँ से पहाड़ी की तरफ निकल सके। साथ ही रिक मर्ल की हथकड़ियों की चाबी टी डॉग को दे देता है ताकि वो भी यहाँ से जा सके। अब जब ये दोनों बाहर गए तो धीरे धीरे इनका प्लान काम करने भी लगता है। इधर टी डॉग रेडियो के जरिए लॉरी के सर्वाइवल ग्रुप से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उनसे मदद मांग सके, लेकिन वो लोग वहां पर नहीं आ सकते थे। इधर सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी वहां पर बारिश होने लगती है। धीरे धीरे सब ज़ॉम्बियों को उनके बारे में पता चलने लगता है। ये देखकर ये दोनों ज़ॉम्बियों पर अटैक करके जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी बिल्कुल इनके पीछे थे। उन्हें वहां पर एक ट्रक मिला जिसमें बैठकर ये दोनों वहां से निकल गए। अब इन दोनों को बाकी सबको वहां से निकालना था। इन्हें रास्ते में एक सुपर कार मिलती है जिसका हॉर्न ऑन करके रिक इसे ग्लेन को देता है और कहता है कि शोर की वजह से सब ज़ॉम्बी तुम्हारी तरफ आएंगे। इसके बाद वो खुद भी एक दूसरा ट्रक लेकर वहां से निकल गया। दरअसल रिक का ये प्लान था कि हॉर्न की आवाज सुनकर सब ज़ॉम्बी सुपर कार की तरफ चले जाएंगे और इस चीज का फायदा उठाकर वो दूसरी साइड जाकर सब लोगों को अपनी ट्रक में बिठाकर यहाँ से ले जाएगा। इधर ये लोग भी अब जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आने लगे, लेकिन मर्ल अभी भी हथकड़ियों से बंधा हुआ था। टी डॉग जब उसे खोलने के लिए चाहता है तो गलती से उससे उसकी हथकड़ियों की चाबी पास ही की एक पाइपलाइन में चली गई और अब मर्ल को बचाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ये देखकर टी डॉग उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। बेचारा मर्ल सिर्फ चीखता ही रह गया। इधर रिक जल्दी से जाकर पीछे के रास्ते से सबको अपनी ट्रक में बिठाकर यहाँ से निकल गया। अब ग्लेन भी यहाँ से निकल गया था। बिल्डिंग में अब सिर्फ मर्ल रह जाता है जिसके पास भी अब ज़ॉम्बी आने लगे थे और उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। इधर ये सब लोग अब लॉरी के ग्रुप के पास पहुंचते हैं जहां रिक अपनी फैमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे पता नहीं था कि उसकी फैमिली यहाँ पर है। कार्ल और लॉरी भी रिक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। खैर, अब रात को जब ये सब लोग एक जगह पर बैठे हुए थे तब रिक शेन से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी फैमिली का इतने वक्त तक ख्याल रखा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शेन और रिक आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इस आउटब्रेक से पहले ये दोनों एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे।
खैर यहाँ पर बाकी लोग ये बात करते हैं कि मर्ल शायद मर गया होगा, लेकिन जब ये बात उसके भाई को पता चलेगी तो वो पागल हो जाएगा। अभी तो वो शिकार पर गया हुआ है और उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। खैर अगली सुबह जब रिक सोकर उठता है तो वो देखता है कि यहाँ के लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक औरत ने उसके उठने से पहले ही उसके कपड़े धोकर उन्हें इस्त्री भी कर दी थी और रिक ग्लेन के पास जाकर उससे कुछ बातें करने लगा, लेकिन तभी उन्हें कार्ल के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग जल्दी से भागते हुए उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी एक हिरण को मारकर खा रहा था जिसका किसी ने शिकार किया था। ये लोग जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मारकर उसका सर अलग कर देते हैं। अब तब यहाँ पर डैरिल नाम का एक आदमी आता है और यही मर्ल का भाई है और इसने ही इस हिरण का शिकार किया था। वो गुस्से में था क्योंकि उसके शिकार को ज़ॉम्बी ने खा लिया। इसके बाद डैरिल कैंप के पास आकर अपने भाई मर्ल को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसे मर्ल कहीं पर भी नहीं मिलता। अब तभी रिक उससे कहता है कि मर्ल तो अटलांटा में फंसा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वो जिंदा है या फिर मर गया। हमने उसे हथकड़ियों से बांध दिया था क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग थे वो उनके लिए खतरा बन रहा था। तब डैरिल कहता है कि तो क्या तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ आए? तब रिक कहता है कि हाँ। ये बात सुनकर डैरिल का खून खौल गया और वो रिक को मारने के लिए जाने लगा, लेकिन सब लोग किसी तरह से डैरिल को रोकते हैं। डैरिल अब अपने भाई को बचाने के लिए अकेला ही अटलांटा जाने का फैसला करता है। तब रिक उससे कहता है कि तुम्हें अकेले अटलांटा जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम भी तुम्हारे भाई को बचाने के लिए अटलांटा जाएंगे। अब लॉरी ऐसा करने से रिक को मना करती है। वो कहती है कि तुम अभी अभी तो यहाँ पर आए हो और फिर से वापस जाने लगे। तब रिक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी हथकड़ियों की वजह से कोई भी प्यास या भूख की वजह से मरे। मैं उसे बचाकर अपना एक कर्ज उतारना चाहता हूँ। और वैसे भी तो उस बिल्डिंग के पास एक टैंक था जहाँ पर मेरी गन्स का बैग रह गया था, मुझे उन्हें भी लेकर आना है क्योंकि आगे हमें सेफ्टी की जरूरत पड़ सकती है और सेफ्टी के लिए गन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद रिक डेल नाम के एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसके पास से वो एक कटर लेता है ताकि उससे वो मर्ल की हथकड़ियां काट सके। अब ये चार लोग रिक, डैरिल, ग्लेन और टी डॉग मर्ल को लेने के लिए अटलांटा की तरफ निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जब कार्ल शेन के साथ था तब वहाँ पर लॉरी आकर कार्ल को वापस से कैंप में भेज देती है। शेन लॉरी से कहता है कि आखिर तुम मुझसे अब ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? तब लॉरी कहती है कि देखो, हमारे दरमियान जो भी था वो अब तुम भूल जाओ क्योंकि अब मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं। ये कहकर लॉरी वहाँ से चली जाती है। लॉरी के मुंह से शेन ऐसी बातें सुनकर अंदर से टूट गया। इधर जब सब औरतें कपड़े धो रही थीं, तभी एड नाम का एक आदमी आकर अपनी बीवी कैरल से बहुत ही गलत तरीके से बातें करने लगा। जब बाकी औरतें एड को ऐसा करने से रोकती हैं, तो एड कैरल को मारने लगा। ये चीज यहाँ पर शेन ने भी देख ली। गुस्से में आकर शेन एड को बहुत ही ज्यादा मारता है जिससे उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई। शेन एड से कहता है कि चाहे वो भले ही तुम्हारी बीवी हो, लेकिन उससे इज्जत से बात करना सीखो। इतना कुछ होने के बाद भी कैरल एड की हालत देखकर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ ये लोग अटलांटा पहुंचकर बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से बचकर आखिरकार उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पर उन्होंने देखा तो वहां पर तो मर्ल था ही नहीं, बल्कि वहां पर एक आरी और मर्ल का कटा हुआ हाथ पड़ा था। यानी कि इसका सीधा मतलब यही है कि मर्ल ने अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ काटकर फिर यहाँ से भाग गया। ये चीज देखकर डैरिल बुरी तरह से गुस्से में हो जाता है और वो टी डॉग को मारने के लिए जाता है, लेकिन रिक ने उसे रोक लिया। इसके बाद डैरिल मर्ल का हाथ अपने बैग में रख लेता है और फिर ये लोग इसके खून का पीछा करते हुए नीचे आ जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मर्ल तो उस बिल्डिंग से जा चुका है। इधर दूसरी तरफ डेल देखता है कि जिम नाम का एक आदमी पता नहीं क्यों कब्र खोद रहा है। वो इसके बारे में जाकर जिम से पूछता है, लेकिन जिम इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और लगातार कब्र खोदता रहता है। ये देखकर डेल ये बात जाकर सबको बताता है। तब शेन और बाकी लोग उसके पास जाकर उससे इसके बारे में पूछते हैं। जिम कहता है कि मुझे पता है कि अगले कुछ दिनों में हम सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से ही सबके लिए कब्र खोद रहा हूँ। शेन कहता है कि तुम फिजूल के ये सब काम मत करो, इससे बच्चे और बाकी लोग डर रहे हैं। लेकिन जिम तो फिर भी नहीं रुकता और लगातार कब्र खोदता रहता है। अब इसी बात को लेकर शेन उसे मारने लगता है। इधर दूसरी तरफ ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि इन्हें गन्स का बैग किसी भी हालत में उस टैंक के पास से लेकर आना है। लेकिन इस जगह के पास तो काफी सारे ज़ॉम्बी हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि डैरिल और ग्लेन बैग लेने के लिए जाएंगे और रिक और टी डॉग दूसरी साइड रुक जाएंगे।
इसके बाद डेरिल और ग्लेन बैग लेने के लिए निकल जाते हैं। ग्लेन किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए उस टैंक तक पहुंच जाता है जहां पर उसे वो बैग भी मिल गया। इधर जब डेरिल खड़ा था तभी डेरिल के सामने एक लड़का आ जाता है। वो डेरिल को देखकर चिल्लाने लगा। ये देखकर डेरिल उसे मारकर चुप कराने लगा क्योंकि उसके चिल्लाने की वजह से वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। लेकिन अब तभी वहां पर उस लड़के के साथ के आदमी आ गए और वो डेरिल को मारने लगते हैं। इसी वक्त वहां पर ग्लेन भी आ गया। ये लोग ग्लेन को देखकर उसे पकड़कर अपने दूसरे एक आदमी की कार में बिठाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। डेरिल बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता क्योंकि अब बाहर भी काफी सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे। अब तभी वहां पर रिक और टी डॉग भी आ जाते हैं। वो लोग उस लड़के और ग्लेन को लेकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि इस लड़के का नाम मगुएल है। डेरिल उससे कहता है कि मेरा भाई मरल कहाँ है। तब मगुएल कहता है कि मैं मरल नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। डेरिल यहाँ पर रिक से कहता है कि अब हमारे पास गन्स भी हैं, हमें वापस से कैंप में चलना चाहिए, यही हमारे लिए सही होगा। लेकिन रिक कहता है कि मैं ग्लेन को लिए बगैर नहीं जा सकता। ग्लेन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने उस वक्त मेरी जान बचाई थी जिस वक्त मेरे कोई साथ भी नहीं था। हमें किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। इसके बाद रिक मगुएल से उसके बॉस के बारे में पूछता है। तब मगुएल उसे अपने बॉस का पता बता देता है। इसके बाद ये सब लोग उस जगह पर जाते हैं और मगुएल के बॉस गिलरूमो से मिलते हैं। गिलरूमो के साथ वहाँ पर बहुत से लोग थे और तब यहाँ पर ग्लेन को लाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। रिक गिलरूमो से कहता है कि तुम अपने आदमी को लो और हमें हमारा आदमी वापस दो। तब गिलरूमो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा आदमी तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमें मरल के साथ अपनी गन्स का बैग देना होगा। जिसे देने से तो रिक साफ इनकार कर देता है और ये लोग वापस से एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। वापस आकर ये लोग फैसला करते हैं कि अगर गिलरूमो ने ग्लेन को वापस नहीं किया तो ये लोग इसके साथ साथ इसके तमाम साथियों को मार देंगे। इसके बाद ये लोग वापस से गिलरूमो के पास जाते हैं लेकिन गिलरूमो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। अब यहाँ पर खून खराबा शुरू हो ही जाता कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो रिक से कहती है कि अगर तुम गिलरूमो को मारने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करना, गिलरूमो हमारे लिए बहुत ही अहम है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत रिक को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। इस जगह पर काफी सारे बूढ़े लोग थे लेकिन उनका ख्याल सिर्फ गिलरूमो ही करता है और गिलरूमो गन्स भी इसलिए मांग रहा था ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा सके। ये चीज देखकर रिक को भी गिलरूमो एक अच्छा इंसान लगा, इसीलिए वो इंसानियत के चलते अपने बैग की आधी गन्स और गोलियां उसे दे देता है। खैर इसके बाद जब ये लोग वापस से कैंप तक जाने के लिए अपनी वैन के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वैन नहीं थी। ये लोग समझते हैं कि जरूर इनकी वैन को लेकर मरल ही गया होगा। अब ये लोग पैदल ही कैंप तक जाने लगते हैं। खैर अब कुछ ही घंटों में रात हो जाती है। इधर रात में सब लोग एक जगह पर डिनर कर रहे थे लेकिन तभी जिस जगह पर एड लेटा हुआ था वहां पर एक ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद ये ज़ॉम्बी एक दूसरी लड़की एमी को भी काट लेता है। अब तक यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी आ चुके थे। इतने में वहाँ पर रिक का ग्रुप भी आकर इन ज़ॉम्बियों को मारने लगता है लेकिन इन ज़ॉम्बियों ने उनके कैंप के बहुत से लोगों को मार दिया था। फिर भी ये लोग किसी तरह से इन ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए इन्हें मार देते हैं। अब तभी यहाँ जिम कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही कब्रें खोद दी थी। इधर एमी अपनी बहन एंड्रिया के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। अपनी बहन के मरने के दुख से एंड्रिया बहुत ज्यादा रोई। खैर अगली सुबह रिक मॉर्गन के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि अगर मॉर्गन तुम मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज अटलांटा की तरफ मत आना, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हम जिस जगह पर है वो अटलांटा के पास ही एक पहाड़ी की जगह है और अब तो मुझे ये लगता है कि ये जगह भी हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इधर हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि अभी भी एमी की लाश के पास बैठी हुई होती है। उसने अपनी पूरी रात इसी तरह गुजार दी। लॉरी उसके पास आकर उसे समझाती है कि उसे अपने आप को किसी तरह समझाना होगा। इधर ये डेरिल और बाकी लोग सब ज़ॉम्बियों की बॉडीज को जला रहे होते हैं। तभी डेरिल कैंप के लोगों की बॉडीज को भी जलाने के लिए जाता है लेकिन ग्लेन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये हमारे लोग हैं, हमें इन्हें दफनाना होगा। खैर अब जब जिम यहाँ काम कर रहा था तभी जैकी नाम की एक औरत इसके जिस्म से निकल रहे खून को देख लेती है। वो जिम से कहती है कि कहीं तुम्हें ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा। तब जिम कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हल्का सा खराश का निशान है। तब जैकी उसे वो निशान दिखाने के लिए कहती है। जिम उससे कहता है कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना, लेकिन जैकी शोर मचाकर सबको बता देती है कि जरूर जिम के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। डेरिल जब उसे चेक करता है तो उसके जिस्म पर किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। अब सब के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी।
लेकिन रिक इन सब से मना कर देता है कि जिम को कोई भी नहीं मारेगा। रिक कहता है कि मुझे लगता है कि हम सबको सीडीसी की तरफ चलना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह है। हम इस तरह से यहाँ पर ज़ॉम्बियों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें हर वक्त ज़ॉम्बियों से खतरा है और सीडीसी बस यहाँ से 32 मील की दूरी पर है। पर शेन कहता है कि हमें आर्मी बेस की तरफ चलना चाहिए, लेकिन रिक कहता है कि पहले ही वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे और जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से सीडीसी ही सबसे ज़्यादा सेफ है। अब तभी डैरिल यहाँ पर जिम को मारने के लिए जाता है, लेकिन रिक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि जब तक हमारे साथ का कोई भी इंसान ज़ॉम्बी नहीं मरेगा तब तक हम इसे नहीं मारेंगे, जब तक उसे होश है। खैर, इसके बाद जब डैरिल इन्फेक्टेड कैंप के लोगों को मार रहा था, तभी उसके पास कैरल आती है। वो डैरिल से कुल्हाड़ी लेकर एड को अपने हाथों से मारती है, क्योंकि एड ने जिंदा होकर हमेशा से उसे परेशान किया था। इधर हम एंड्रिया को देखते हैं, जो कि एमी की बॉडी के पास से उठी ही नहीं, वो बस रोई जा रही थी। लेकिन अब तभी एमी ज़ॉम्बी बनकर उठने लगी। एंड्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है। सब लोग एमी को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ही एंड्रिया ने खुद ही उसे शूट करके मार दिया, क्योंकि इतना तो उसे अभी भी था कि एमी अब वो एमी नहीं है। इसके बाद ये सब लोग जितने भी कैंप के मेंबर मरे थे उनकी बॉडीज को दफनाते हैं। इधर हम वैन के अंदर जिम को देखते हैं, जिसकी हालत अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। रिक उसे बताता है कि हम लोग जल्द ही सीडीसी जा रहे हैं, तुम थोड़ा हौसला रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जब शेन और रिक शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो शेन को देखकर ऐसा लगता है कि जलन की वजह से वो रिक को शूट कर ही देगा, क्योंकि उसके वापस आने की वजह से लॉरी उससे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रही थी। बस यही बात जहन में रखकर वो रिक को शूट करने वाला था, लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही वहाँ पर डेल आ जाता है, जो कि शेन को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। खैर, अगली सुबह रिक एक बार फिर से मॉर्गन के लिए मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले, हम लोग सीडीसी जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर तुम आना चाहो तो सीडीसी आ जाना। इसके बाद ये लोग सीडीसी जाने के लिए निकलने लगे, लेकिन मोरेलिस कहता है कि मैं और मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम बर्मिंघम जा रहे हैं, वहाँ पर मेरी बीवी के वालिदैन रहते हैं। तब रिक भी उसकी बात को समझता है। तब रिक कहता है कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। इसके बाद वो सेफ्टी के लिए मोरेलिस को एक गन और कुछ एमो देता है, और फिर ये लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ये लोग देखते हैं कि अब जिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तभी इनकी वैन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। रिक जब जिम के पास जाता है, तब जिम उससे कहता है कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ ही देर में अब ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसीलिए सबके लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब लोग मुझे यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब वैसे तो रिक ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जिम के ज्यादा कहने पर उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो उसे वैन से नीचे उतारकर वहां के पास ही के एक दरख्त के पास छोड़ देता है, और फिर एक एक करके सब लोग उससे अलविदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। खैर, अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक डॉक्टर जेनर को देखते हैं। वो कहता है कि इस वायरस को 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। इसके बाद वो एक सूट पहनकर अपनी लैब के अंदर पहुंचता है, जहां पर वो अपना एक सैंपल निकालता है जिस पर TS19 लिखा हुआ था। वो इस सैंपल को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन तभी गलती से वो सैंपल के ऊपर कुछ लिक्विड गिरा देता है। अब तभी उसी वक्त जोर जोर से अलार्म बजने लगा। वो फौरन एक डीकंटामिनेटेड चेंबर में जाता है, जहां पर उसने अपना सूट उतार दिया ताकि उस पर किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन ना हो। अब तभी उसे पता चलता है कि वो लिक्विड गिरने की वजह से पूरे सिस्टम में फुल डीकंटामिनेशन शुरू हो गई, जिसमें उसने जितने भी सैंपल बनाए थे वो सब बेकार हो गए। इस चीज से जेनर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मैंने जितनी भी मेहनत की वो पूरी तरह से खराब हो गई, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे जीने का कोई भी फायदा है। ये कहकर वो खुद को खत्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन वो ऐसा करने से पहले जी भरकर शराब पीना चाहता था। इधर जब ये सब लोग सीडीसी एरिया में पहुंचे तो वहां के नज़ारे देखकर उनके होश उड़ गए। वहां पर बहुत सी लाशें पड़ी थीं, जिन पर दुनिया भर के मक्खी मच्छर भिन भिना रहे थे। इसके बाद वो मेन सीडीसी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जो कि पूरी तरह से बंद थी, और ये वही बिल्डिंग थी जिसके अंदर जेनर रह रहा था। वो उन्हें भी अपने कैमरे के जरिए देख लेता है, लेकिन वो उनके लिए शटर नहीं खोलता। शेन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन तभी रिक कैमरे को घूमता हुआ देखता है, पर शेन उसे समझाता
बताता है कि ये ऑटोमेटिक है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन रिक को यकीन था कि जरूर उन्हें कोई ना कोई देख रहा है। वो गुस्से में शटर पर लात मारने लगा, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर ज़ॉम्बी भी आने लगे थे। लेकिन रिक तो अभी भी जेनर से बात करने की कोशिश कर रहा था। सब लोग रिक को देखकर हैरान थे कि आखिर रिक को क्या हो गया है, ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। रिक कहता है कि तुम शटर ना खोलकर सब औरतों और बच्चों को मरवा दोगे, और अगर ये यहाँ पर मर गए तो इन सब के कातिल तुम हो। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी जेनर शटर खोल देता है। खैर, अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जिस वक्त ये आउटब्रेक पूरी दुनिया में फैल रहा था। मिलिट्री वाले अस्पताल में मौजूद सब लोगों को मार रहे थे, बगैर ये जाने कि इन्फेक्टेड भी है या नहीं। शेन यहाँ पर जल्दी से अपने दोस्त रिक के पास जाता है, जो उस वक्त कोमा में था। वो रिक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक कोई भी मूवमेंट नहीं करता। अब तभी वहाँ पर बिजली भी चली गई, जिसकी वजह से बाकी सारी मशीनें बंद हो गईं। शेन जब चेक करता है तो रिक की अब सांस भी नहीं चल रही थी। उसे लगता है कि शायद रिक मर चुका है। वो रिक को बचाना तो चाहता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो रिक को छोड़कर वहाँ से चला गया। और इसके बाद शेन ने लॉरी को भी बता दिया होगा कि रिक मर चुका है, और कुछ इस तरह रिक अकेला ही अस्पताल में रह गया। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ये लोग जब इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर जेनर से होती है। डॉक्टर जेनर कहता है कि कहीं तुम में से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तब रिक कहता है कि नहीं। डॉक्टर जेनर कहता है कि मुझे फिर भी तुम सबका टेस्ट लेना होगा। इसके बाद वो इनसे पूछता है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर करने क्या आए हो। तब रिक बताता है कि हम लोग कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जेनर इन सबको अंदर लेकर आता है। वो वहाँ पर अपनी लैब दिखाता है और फिर इसके बाद इन सब का एक एक करके ब्लड सैंपल लेता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। फिर जेनर इन सबको खाने के लिए काफी सारा खाना देता है। ये सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो इतना सारा खाना बहुत ही अरसे के बाद खा रहे थे। इसके बाद रिक जेनर के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम हमें अंदर नहीं लेते तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाते और हमारे साथ क्या होता। इधर लिविंग एरिया में जब लॉरी लाइब्रेरी से किताब निकाल रही थी, तभी उसके पास शेन आता है, जो कि पूरी तरह से नशे में धुत था। वो कहता है कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम सिर्फ मुझसे काम की वजह से ही बात कर रही थी। अब जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने सच्चाई दिखा दी। तब लॉरी कहती है कि जरा अपने आप को भी तो देखो, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि रिक मर चुका है। तब शेन कहता है कि जब मैं रिक को अस्पताल में बचाने के लिए गया था, तब रिक की सांस नहीं चल रही थी। शायद ये वजह भी हो सकती है कि बाहर चल रही गोलियों की वजह से मैंने ठीक से चेक न किया हो। तब लॉरी कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अब हमारे दरमियान जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। लेकिन शेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि हम अपने इस रिश्ते को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लॉरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसकी बात को नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब लॉरी उसे धक्का दे देती है और फिर उसके बाद शेन वहां से चला जाता है। अपने साथ ये चीज होते हुए देखकर लॉरी बहुत ज्यादा रोती है। खैर, अगले दिन जेनर इनके पास आकर इन्हें कंट्रोल रूम में ले जाता है। वो इन्हें यहाँ पर अपने सब्जेक्ट TS19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये किसी इन्फेक्टेड इंसान का है, जिसने CDC को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो देखने की इजाजत दी थी। जेनर इन्हें बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसके दिमाग के ब्लड वेसल्स फट गए थे और उसका खून वेसल्स के बाहर फैलने लगा था। आखिर में जब वो मर गया तो सारे वेसल्स ब्लैक हो जाते हैं। जेनर इन्हें बताता है कि मैंने इस बीमारी के बारे में पता लगाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये बीमारी क्या है। दूसरे साइंटिस्ट्स भी इस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अब मेरा उनसे कांटेक्ट टूट चुका है। अब तब यहाँ पर डैरल पहुँचता है कि आखिर ये काउंटडाउन कैसा चल रहा है। तब जेनर इसे बताता है कि जब काउंटडाउन 0 हो जाएगा तो इस बेसमेंट के जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ का पूरा सिस्टम डीकंटामिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ की लैब पूरी तरह से एक्सप्लोज हो जाएगी, जिससे कि इन्फेक्शन के जितने भी ब्लड सैंपल हैं वो यहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। खैर, अब कुछ ही देर में लाइट्स बंद होने लगती हैं। जेनर इन्हें बताता है कि बिल्डिंग अपने आप को ही शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डीकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल भी नहीं है। अब तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। रिक अपने साथ के सब लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि ये सब लोग यहाँ से निकल पाते, जेनर इन सबको अपने कंट्रोल रूम में बंद कर देता है। वो इन सबसे कहता है कि तुम लोगों का यहाँ से बचकर भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं तो तुम आगे जाकर मर ही जाओगे। ये दुनिया पूरी तरह
तरह से तबाह हो चुकी है। मैंने हम सब के लिए एक अच्छा रास्ता चुन लिया है। हम सब लोग इस बिल्डिंग के साथ खत्म हो जाएंगे। ये लोग अपनी गन्स और कुल्हाड़ियों की मदद से यहाँ का दरवाजा खोलने की कोशिशें करते हैं। तब जेनर इन्हें समझाता है कि तुम्हारे ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि दरवाजे इतने ज्यादा मजबूत हैं कि उनका रॉकेट लॉन्चर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। रिक यहाँ पर उससे गुस्से में होकर उसे कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो, आखिर तुम इससे पहले ही यहाँ से क्यों नहीं गए। तब जेनर उसे बताता है कि मैं यहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वो TS-19 सब्जेक्ट मेरी बीवी थी। जब वो इन्फेक्टेड हो गई तो मैंने उससे वादा किया कि मैं किसी भी तरह से उसे ठीक करूंगा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन मैं उसे ठीक नहीं कर पाया, इसलिए अब मेरे जीने की भी कोई फिक्र नहीं है। ये लोग इससे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। अब तभी जेनर कंट्रोल सेंटर का लॉक अनलॉक कर देता है, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम कंट्रोल सेंटर से तो बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाओगे। खैर, अब ये सब लोग जल्दी से एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो जैकी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो यहाँ पर जेनर के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो जिम और एमी की तरह इतनी बुरी मौत तो मरना नहीं चाहती। अब तभी एंड्रिया भी यहाँ पर CDC में रुकने का फैसला करती है। इसके साथ डेल भी यहाँ पर रुकना चाहता था। इधर जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वो सारे दरवाजे पूरी तरह से लॉक थे। ये लोग अपनी पूरी कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन इन शीशों को कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि गोली भी चला लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब तभी कैरल यहाँ पर रिक को एक हैंड ग्रेनेड देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारी पैंट को बोस कर रही थी तो मुझे ये तुम्हारी पैंट से ही मिला था। अब जल्दी से रिक इस ग्रेनेड का इस्तेमाल करके वहाँ के शीशों को तोड़ देता है। इधर अंदर डेल एंड्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी, लेकिन एंड्रिया ऐसा नहीं चाहती थी कि डेल उसके साथ यहाँ पर रुके। इधर बाहर ये लोग जल्दी से ज़ॉम्बियों को शूट करते हुए वैन की तरफ भागते हैं, लेकिन अब तभी इनकी नज़र एंड्रिया और डेल पर पड़ती है, जो कि अपना इरादा बदलकर अब उनकी तरफ आ रहे थे। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। अंदर जेनर और जैकी भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर्फ सेकंड्स गिन रहे होते हैं। डेल और एंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहां पर छुप गए। अब तभी देखते ही देखते CDC बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद डेल और एंड्रिया भी वैन के अंदर चले जाते हैं। अब ये लोग वैन और गाड़ियां लेकर वहां से निकल गए। ये लोग यहाँ से तो निकल गए थे, लेकिन आगे जो इनके सामने मुसीबतें आने वाली हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जिनके बारे में इन सब में से किसी को भी आइडिया नहीं है। दोस्तों, वॉकिंग डेड का ये फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका अगला सीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।